ये हमारी चार्ज रिंग है। चार्ज रिंग, और इस पे चार्ज है ऑब्वियसली, तो पॉजिटिव चार्ज है, पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरी रिंग पे है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, मिलता जुलता कलर ले लिया मैंने। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये सेक्शन है, ये ऊपर मतलब रिंग को साइड में दिखाया गया है ना। मैंने डायग्राम इसीलिए लिया है कि वो फीलिंग आ जाए, है ना। रिंग का साइड व्यू है, और ये जो पोर्शन है वो तुम्हारी तरफ वाला है, और पीछे वाला पोर्शन नीचे की तरफ है, तो उसका साइड व्यू हमने लिया है। ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो ही मेथड है अभी तक, एक तो गॉसेस लॉ है और दूसरा इंटीग्रेशन मेथड है। तो इसमें गॉसेस लॉ यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बड़ी अजीब सी होंगी, ड्रॉ करोगे तो बहुत अजीब सी होंगी, तो वो पैटर्न भी नहीं दिखा रहा मैं, है ना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न मतलब ऐसा रेगुलर पैटर्न ना हो, तो वहाँ पर हम गॉसेस लॉ नहीं लगाते। तो तुमने देखा होगा गॉसेस लॉ हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए लगाया था, जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर थी, या पॉइंट चार्ज के लिए लगा रहे थे, या स्फेयर के लिए लगा रहे थे। तो उन सब में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनका एक रेगुलर पैटर्न होगा। जैसे इंसुलेटिंग स्फेयर में भी, अच्छा इंसुलेटिंग स्फेयर में भी तभी लगाओगे जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, क्योंकि तभी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह होंगी, है ना। मतलब सेंटर से निकल के बाहर की तरफ जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज होगी। जहां पर तुम्हें लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न रेगुलर ना मिले, वहां पर हम गॉस लॉ नहीं लगाते, यहां पे नहीं लगा सकते। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन लगाएंगे। इस रिंग का रेडियस ए है। मैं ओवरराइट कर रहा हूं कहीं कहीं पे। आई विल जस्ट, आई वांट ब्लैक पेन, मगर ब्लैक पेन इसमें नहीं मिलेगा मुझे। यहां से ले लूंगा। dq, this dq is charge on this segment, है ना। इसका रेडियस a के बराबर है, दिख ही रहा होगा साइड में, मैं ओवरराइट करता हूँ। दिस इज a इज द रेडियस ऑफ रिंग, है ना। a इज द रेडियस ऑफ रिंग, और तुम्हें फील आ रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। ये थोड़ा 3 डायमेंशन फिगर है, तो ये 90 डिग्री होगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिया। ओके, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है। इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह करना नहीं है मैथमेटिकली, बस बेसिक से समझना है। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं आएगा कुछ इसमें। ओके, डी क्यू हो गया। इसमें वो डी थीटा वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा, डी क्यू सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा ऑब्वियसली। चलो, इस स्मॉल पोर्शन का 3D फिगर है, ध्यान से देखना। इस स्मॉल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डी, आई एम ओवर राइटिंग इट, एंड इसको हमने डी ई लिख लिया, ओवर राइटिंग। ऑब्वियसली लास्ट डिस्कशन से क्लियर हो गया होगा तुम्हें, लास्ट जब हमने लाइन चार्ज का, फाइनाइट लाइन चार्ज का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फाइनाइट लाइन चार्ज का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने ये बताया था कि डी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। डी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो लास्ट डिस्कशन से ये क्लियर ही हो गया होगा कि डी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते? क्योंकि डी वेक्टर क्वांटिटी है, और हर एक सेगमेंट का डी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इस सेगमेंट का इधर होगा, इस सेगमेंट का इधर होगा, कर्सर देखो, इस सेगमेंट का इधर होगा, सबका इधर होगा। तो इनको अगर ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने का मतलब वही होता है ऐड करना है। इंटीग्रेट का मतलब ऑब्वियसली एडिशन ही होता है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, इंटीग्रेशन का मतलब उसको ऐड करना। तो ऐड करने से पहले उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो डी ये है, तो डी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो डी को जैसे एकदम पहले जैसा नहीं लग रहा है, एकदम बहुत पहले जैसा, है ना, मगर इसमें मैथमेटिक्स बेसिक्स तो वही है। तो ये रिजॉल्व कर लिया, ये डी ई एक्स कंपोनेंट है, डी एक्स कंपोनेंट है। और मतलब ये डी एक्स नहीं कहना चाहिए, ये एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ना। इसमें एक्चुअली में डी जेड भी होता है, मैं उतना डीप में तो मैं नहीं ले जाता हूँ, ज़रूरत नहीं है। इसमें एक कंपोनेंट किधर होता है, एक्सिस के अलोंग होता है ना। ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्सिस के अलोंग है।
ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको डी एक्सियल कंपोनेंट कह दो जो एक्सिस के अलॉन्ग है ना. पैरेलल टू एक्सिस यू कैन शो लाइक दिस, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस. वेयर इज माई ब्लैक कलर, दिस इज. और दूसरा, ये डी ई परपेंडिकुलर है. मैंने एक्स वाई क्यों नहीं किया? अगर उसको थोड़ी सी फीलिंग लोगे, मतलब थोड़ी सी डीप लेवल की बात है, मतलब एडवांस लेवल की, मगर चाहो तो समझ सकते हो. एक्चुअली में ये 3 डायमेंशन में है, तो डी ई परपेंडिकुलर के भी 2 कंपोनेंट होंगे, है ना. क्योंकि इधर अगर एक्स एक्सिस है, उसके एक्स एक्सिस इधर होगा, वाई एक्सिस ऐसे होगा, मतलब एक वाई एक्सिस तुम्हारी तरफ होगा, जेड एक्सिस ऊपर नीचे होगा, तो इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो एक्चुअली में तो 3 कंपोनेंट होते हैं, मगर यहाँ पे इजी करने के लिए वाई और जेड कंपोनेंट का रिजल्टेंट ये डी ई परपेंडिकुलर है. तो डी ई पैरेलल, डी ई परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इस रिंग के एक्सिस पर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और अगर ये पी पॉइंट है, अगर ये पी पॉइंट है मतलब है तो है, अगर ये पी पॉइंट यहां पर फिक्स है, मतलब पी पॉइंट फिक्स है, क्योंकि हम आगे वेरिएशन भी देख सकते हैं ना, कि हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, पीछे बढ़े. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है यहां पर स्मॉल आर है. अच्छा, अक्सर वेरिएबल को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और कांस्टेंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं. तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्मॉल आर कांस्टेंट है. ठीक है, इसको कैपिटल आर से क्यों नहीं लिखा गया, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है. एक्चुअली में आगे हमें यह भी डिस्कस करना है क्वेश्चंस में कि अगर हम पॉइंट पी को आगे पीछे करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, है ना. तो उस डिस्कशन को करने के लिए हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है. जबकि अगर पॉइंट पी आगे पीछे नहीं जाता तो स्मॉल आर कांस्टेंट होगा. तो डेरिवेशन में स्मॉल आर को कांस्टेंट लोगे, है ना. तो यहां पे मैं सी लिख दे रहा हूं, मगर अगर तुम पी पॉइंट को आगे पीछे करते हो, ऑब्वियसली स्मॉल आर और थीटा दोनों वेरी करेंगे. तो पी पॉइंट के लिए ना तो स्मॉल आर वेरी करेगा ना थीटा वेरी करेगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है. ऑब्वियसली ये भी कांस्टेंट है. तो अगर तुम्हें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सभी कांस्टेंट आ रहे हैं, वेरिएबल तो कोई है ही नहीं. तो जब वेरिएबल कोई नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है. एक इसमें बात और है, ध्यान से देख लो, तब उसके बाद 2 मिनट में बिना इंटीग्रेशन के होता है ये. एक छोटी सी बात और है जो पहले भी थी, सेम तरह की बात थी. हम इस वाले सेगमेंट के अपोजिट एक सेगमेंट ले, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि अपोजिट सेगमेंट मुझे मिल जाए. आई विल टेक लिटिल बिट डार्क ब्राउन कलर, रंगीन दुनिया, दिस इज कलर्ड वर्ड. सो मैंने ये सेगमेंट ले लिया, ये सेगमेंट ले लिया, ये जस्ट इसके अपोजिट वाला सेगमेंट, ये सीधा वाला होगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी, आई एम नॉट यूजिंग पेन, है ना, वो सॉरी, सम लाइन ग्राफिक्स, लाइन ग्राफिक्स, आई एम जस्ट ऐसे कर रहा हूं, और फिर इसको हटा भी देना है थोड़ी देर में. तो इस सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा. इसमें फील्ड ज्यादा करना है, कुछ मैथमेटिकली बहुत कम है. तो उसका फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे होगा, इस वाले दूसरे वाले का, इसको डी, ये सेम डी है, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय डिफरेंट कलर. हाँ, नहीं तो ये वही डी नहीं, ये अगला डी है. और इस डी का मतलब ये जस्ट उतनी ही डिस्टेंस पे, इसका जस्ट सिमेट्रिकल पोर्शन है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट साइड होगा मगर 3 डायमेंशन में. तो इसका भी अपना डीप ई परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो ये दोनों डी पर ई परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो एक बात तुम समझ गए होगे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना मोटा रबर, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यानी डी परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है हमें, डी परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मिटा दिया. डी परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं है. तो अगर तुम्हें और थोड़ा सा फील कराऊं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील यू कि व्हाइट कलर है मेरे पास, व्हाइटनर का काम करता है. अब क्योंकि इसके मैंने कंपोनेंट कर लिया तो इस मेन वेक्टर की तो मुझे जरूरत नहीं है. ये तो तुम बचपन से जानते हो, जिसके हमने कंपोनेंट कर लिया, अब मेरा कंपोनेंट से काम चलना है.
तो इसको मैं इस पे वाइटनर लगाओ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब डी परपेंडिकुलर अपोजिट वाले सेगमेंट से कैंसिल हो जाएगा, है ना। डी परपेंडिकुलर, ये प्योर वाइट मैंने नहीं लिया है, सम ग्रे वाइट है। चलो अब तो गायब हो गया। चलो आई थिंक सॉरी, तो मेरे पास सिर्फ डी पैरेलल बचा। आई थिंक समझ गया हो गया, डी परपेंडिकुलर कैंसिल वैंसिल हो गया, है ना, अब सिमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट से। और फिर वही पुरानी बात आ गई, शायद ऋषभ ने सवाल पूछा था, हाँ, तो मैंने उस समय कुछ शाबाशी भी दी थी, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, कि इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे। तो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि अगर तुम मतलब इस कंपोनेंट को लेते हो, है ना, हाफ कंसीडर करते हो, फुल कंसीडर करते हो, है ना, तो अगर आधा लेते हो, आधी रिंग लेते हो, है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आधी रिंग लेते हो तो डबल लगाना पड़ेगा, और अगर पूरी रिंग लेते हो तो डबल नहीं लगाना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, इफ यू टेक हाफ रिंग यू हैव टू पुट 2, अदरवाइज नो, है ना। तो ये ध्यान रखो। बस सारा कुछ हो गया, अब चलें आखिरी जो डिस्कशन होता है उसकी तरफ। तो जस्ट राइट डी ई परपेंडिकुलर, इसमें खाली डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि सब तो कांस्टेंट है, और डी परपेंडिकुलर का वही फॉर्मूला आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल आर कांस्टेंट है, इसमें क्यू ही वेरिएबल है, डी क्यू के अलावा कोई भी चीज वेरिएबल नहीं। चार्ज तो ऑब्वियसली वेरिएबल होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ठीक है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। अच्छा अब डी क्यू की वैल्यू लिख लें, डी क्यू की वैल्यू भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसमें, है ना, समझ आया। हाँ, ये तो डी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी है, तो डी की वैल्यू लिखी है, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने डी ई की वैल्यू लिखी है ना, डी ई जो मैंने मिटा दिया है ना, जो मैंने मिटा दिया है, डी ई पैरेलल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इस वाले एक बार फिर से ले आता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ये इस वाले डी ई की वैल्यू है ना, जिसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे फिर से ले आया मैं, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल रेड से ही चलेगा। तो डी ई पैरेलल कितना हो जाएगा, डी ई पैरेलल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, क्लियर है। डी कॉस, डी की वैल्यू आ चुकी है, कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस के लिए ये डिस्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस टेक इट एक्स, कहां से, ये रिंग के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू द पॉइंट पी, है ना, अलोंग द एक्सिस। आई थिंक दिख रहा होगा यहां पे लिखा भी था एक्स, बस। तो डी की वैल्यू लिखे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, एक्स भी कांस्टेंट है, अगर पी पॉइंट अपनी जगह बदल नहीं रहा है तो एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी ही लिखो ना, इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने की क्या जरूरत है, यू विल अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड, सी। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि आगे हमें एनालाइज करना है, हम आगे की सोच के चल रहे हैं, आगे हमें ये भी एनालाइज करना है कि पी पॉइंट आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो लेट्स डिराइव इट। तो डी ई पैरेलल कितना हो गया, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। Now put the value of dE, that is k dq upon r square. K is constant, q is variable dq, and r square, and cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base x, कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना, x कांस्टेंट है क्योंकि p पॉइंट अगर अपनी जगह पे रहेगा, समझ रहे हो तुम लोग, p पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा तो x क्यों वेरी करेगा, ना स्मॉल r वेरी करेगा, ना थीटा वेरी करेगा, तो उसको फील करना। सो ये हो जाए cos थीटा इज इक्वल टू बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल r, ठीक है। सो अभी भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो कांस्टेंट बच्चे हैं वो इधर आ जाए, तो कांस्टेंट बच्चे कौन कौन से, k
एक्स कांस्टेंट है ये आर क्यूब, और अकेला एक डी क्यू ही वेरिएबल है या क्यू ही वेरिएबल है, जस्ट डी क्यू इज वेरिएबल, पुट इट डी क्यू लाइक दिस, तो दिस इज डी ई पैरेलल टू द एक्सिस। बस अब तो खेल खत्म हो गया, अब ई पैरेलल निकालना है, कोई बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, बस इंटीग्रेशन का मीनिंग लिया गया बस है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे पूरी रिंग के लिए, है ना, लाइन इंटीग्रल कहते हैं एंटायर रिंग के लिए। तो इस पूरी रिंग के लिए चाहे तो गोला भी लगा दो, इसका मतलब वही होगा कि पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, थोड़ा ऐसा लगेगा कि तुम्हें अच्छा इंटीग्रेशन आता है। दिस इज के, इसका मतलब यही होता है कि पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दिया, कोई ये बहुत, है ना, कोई ऐसा मैजिकल समथिंग नहीं है। अगर डबल इंटीग्रल करके गोला लगाए मतलब पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया, अगर ट्रिपल इंटीग्रल करके गोला लगाए इसका मतलब पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर दिया, है ना। सो के एक्स अपॉन आर क्यूब डी क्यू, ठीक है। के एक्स आर क्यूब कॉन्स्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएंगे, के एक्स अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएंगे, और पूरी रिंग के लिए डी क्यू, ठीक है, एंटायर रिंग के लिए डी क्यू। तो एंटायर रिंग के लिए, और यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो एंटायर रिंग के लिए सॉरी समथिंग डी क्यू एंटायर रिंग के लिए है, तो टोटल डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, सम वाइट कलर, इस पे क्यू चार्ज है, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, है ना। सो दिस विल बी kx अपॉन आर क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो क्यू होगा, तो कोई कठिन इंटीग्रेशन नहीं है, बस सिंपल सा है। तो आ गया, एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इसकी जरूरत नहीं, चाहे तो मिटा दो ये इसके, या अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट आई थिंक यू गॉट इट। हाँ, सो अब बस याद रखना रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, लिटिल बिट बिग, दिस विल बी, इस फॉर्मूले को याद रखो, के क्यू एक्स, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, तो के क्यू को तो मैं अलग से लिखूंगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, एक्स। स्मॉल आर को कभी कभी क्या लिखते हैं, अगर इसका रेडियस स्मॉल ए के बराबर है तो इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, 90 डिग्री का एंगल है, तो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहां पे तो क्यूब है, तो आई थिंक इतने तुम समझदार हो कि इसको ऐसे लिख ले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और शायद तुम्हें याद होगा कि एक मैक्सिमम फोर्स वाला सवाल आया था, दो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स वाला सवाल आया था, जिसके बाद से मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का स्पेशल वर्क शुरू किया था, उसका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही आ रहा था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लें, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा मगर चलेगा, इस यहीं पे एनालाइज करना सही रहता है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ सही लिखा है, कोई भी गड़बड़ नहीं की है, यस यस यस, तुम लोग देख रहे हो, और मेरे पास एक स्क्रीन है, तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो आई होप तुम लोग देख रहे हो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2।
ओके, नाउ इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसको अगर हम एनालाइज करें, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, ये रबड़ से मिटाता हूँ, बस इसको फिनिश करता हूँ, क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस यहीं पे मज़ा आती है, फिर बाद में मज़ा नहीं आती। आई जस्ट रब ऑल दीज थिंग्स जो है वो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, अगर मैं ग्राफ बना के देखूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, कुछ ये समझ लो। अब यहाँ से गणित शुरू हो जाती है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। ग्राफिकल एनालिसिस टॉपिक का नाम है ना, ये तुम्हें बहुत करना पड़ेगा यहाँ से थोड़ी सी। अगर और कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है, ए तो इसका रेडियस है, ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, तो एक्स वेरिएबल है। अब अच्छा, पॉइंट पी वेरिएबल है। अब मैं पॉइंट पी को इधर उधर कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे देखना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली सेंटर पे तो जीरो होगा, इतना तो तुम जानते होगे, है ना, सेंटर पे तो जीरो होगा, रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना। अगर पी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊं, भी पी पॉइंट इस पॉइंट के लिए निकाला ना, अगर इसको मैं आगे पीछे करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कैसे करेगा वो मुझे देखना है। इसके सवाल काफी बार आ चुके हैं, है ना, मेंस में भी आ चुके हैं, एडवांस में भी आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं, तो ये बहुत कॉमन सी चीज थी कभी, तो देख लो। तो इससे एनालिसिस करते ही करते हैं। अगर x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, याद रखो अगर कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तो उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निगलेक्ट कर देते हैं। मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए। अगर 12 प्लस कोई बहुत छोटी वैल्यू ले लो 0.1, ठीक है, या 12 माइनस 0.1 भी कर सकते हो, तो ये तो वैल्यू आएगी 12.1, ठीक है। मैं अगर 0.1 को नेग्लेक्ट भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 12 आएगा। अब 12.1 और 12 में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, समझ आई बात। बट अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दोनों में अगर ऐसे लिखा है 12 इंटू 0.1, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने इसको निगलेक्ट कर दिया तो जीरो हो जाएगा। 12 इंटू 0.1 तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना, 1.2 आएगी, मगर इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में निगलेक्ट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो याद रखो, जब कोई छोटी क्वांटिटी हो, बहुत मतलब दो क्वांटिटी एडिशन के फॉर्म में हो और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से काफ़ी छोटी हो, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉमन सी ट्रिक है, हर जगह यूज होती है ना। तो अगर x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो मैं x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी k q x, ऊपर नहीं निगलेक्ट किया मैंने, नीचे किया है, वो मल्टीप्लिकेशन में है। कुछ लोग इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, चलो सर यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे तो यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे तो फिर सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे खत्म किया, इसको खत्म करोगे या निगलेक्ट करोगे तो a स्क्वायर बचेगा खाली, तो यहाँ पे a क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के अकॉर्डिंग लीनियरली वेरी करेगा। ये y इजिकल टू mx की तरह की इक्वेशन हो गई। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि सेंटर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा लीनियरली वेरी करेगा, बहुत कम डिस्टेंस तक लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। यहां पे जीरो होगा, फिर x के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। इधर भी जाओगे तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैं एक ही तरफ का बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो एक तो ये एनालिसिस हो गया। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, x की वैल्यू अगर a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में a को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब x की वैल्यू ज्यादा है, अब x की वैल्यू ज्यादा है, a की वैल्यू कम है, तो उस कंडीशन में a को नेग्लेक्ट कर दो। सिंपल तो है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी k एंड q एंड x। x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो a को हटाओ तो क्या बचेगा फिर x क्यूब, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता है कि इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब शुरू में लीनियरली बढ़ेगा, मतलब ग्राफ के एक मिनट पॉज करो। सो इसका जो ग्राफ होगा वो तुम समझ गए हो ग्राफ कैसे होगा। शुरू में ऐसे लीनियर होगा एंड फिर कुछ ऐसे होगा एंड देन फिर पॉइंट चार्ज की तरह होगा। जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना, एसिम्पटोट वाला जैसा। टच करने की कोशिश करेगा, नहीं टच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम मैं जेई एडवांस वालों के लिए दे देता हूँ, वो लोग अब यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि पहले एक जगह हम कर चुके थे। आई एम नॉट गोइंग टू डेराइव इट, कर लेना। एक्स की वैल्यू जब a/√2 होगी, a/√2 होगी, जस्ट चेक इट, होप मुझे सही याद हो। एक्स की वैल्यू जब a/√2 होगी, प्लस a/√2 या माइनस, पीछे की तरफ भी वैसे ही होगा ना, पीछे की तरफ निगेटिव में आ जाएगा, पीछे की तरफ ग्राफ नीचे, मतलब इसके बैक साइड में नहीं बना रहा हूँ, अगर जगह होगी तो बैक साइड ऐसे ही बना लोगे, है ना। जस्ट मेक, आई एम नॉट मेकिंग इट, ये बना ही दो, क्या जाता है मेरा बैक साइड है, थोड़ा सा चलेगा, जगह नहीं, समझ गए होंगे ना। बैक साइड ऐसे नीचे की तरफ, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो पीछे की तरफ नेगेटिव ले लो, आगे की तरफ पॉजिटिव ले लो। तो x की वैल्यू प्लस a/√2 पे या माइनस a/√2 पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, है ना, प्लस a/√2 पे और माइनस a/√2 पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, d/dx इज इक्वल टू, ये पहला सवाल था जो मैंने दिया था, जिसको शायद सवाल आया था ऐसा कुछ, जिसको शायद स्नेहा ने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया था, उसी के बाद से मैंने डिफरेंशिएशन की स्पेशल प्रैक्टिस शुरू कराई थी, याद होगा तुम्हें, एकदम ऐसी इक्वेशन थी। तो फिर से वही करोगे, d/dx जीरो करोगे, दोनों मेथड से कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल या चीज। तो d/dx क्या करोगे, जीरो करोगे, तो यू विल गेट x की वैल्यू a/√2। तो नीट वालों को ज़रूरत नहीं है डिफ्रेंशिएट करके करने की, उसको याद रखेंगे तो सही रहेगा। और जेई वाले एक बार इसको कर चुके हैं तो चेक कर लेना। इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिराइव नहीं करने जा रहा या नहीं करने जा रहा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये पूरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग ऑन द एक्सिस।